और शिक्षाविद आनंद सद्दाड़ी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले आनंद जी यही जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है, इसको लेकर क्या उम्मीदें जाहिर की जाए कि कितना वक्त बदलेगा, स्थिति कितनी बदल पाएगी आने वाले जो वक्त है? मेरे ख्याल से अगर हमारे देश की बात करें या प्रदेश की बात करें तो लंबी चीज चली आ रही है कि हमारी जो शिक्षा नीति है अभी वो लॉर्ड मैकॉल के टाइम की है, उसमें परिवर्तन बहुत जरूरी है। जितने भी शिक्षाविद हैं जब भी आपके चैनल पे आते हैं तो हमेशा ये बोलते हैं कि शिक्षा नीति में परिवर्तन बहुत जरूरी है। और पहले केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति लाए और अब मध्य प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं बच्चों के हित में, पालकों के हित में कुछ न कुछ योजनाएं नई लाने की कोशिश कर रही है। तो बस इसी योजना का ये फायदा है कि कहीं ना कहीं जो पालकों पर व्यर्थ का जो दबाव आ रहा था वो शायद दबाव कम हो जाए या फिर बच्चों को कुछ परिवर्तन मिले, वो ज्यादा जरूरी है। मेरे ख्याल से नीति का हम सभी स्वागत करते हैं और बस ये है कि नीति बन तो गई है लेकिन जल्दी ही वो केवल कागजों तक सीमित न रह पाए, जल्दी ही वो मेन एंगल पे आए, अपने पृष्ठभूमि अगर वो अपनी ले लेती है तो मेरे ख्याल से ज्यादा हित करे। डिजिटल एजुकेशन पर खास तौर से फोकस रखा गया है कि जो कोरोना है वो लंबे वक्त तक रह सकता है, ऐसी उम्मीद भी है, इस वजह से भी इस पर फोकस रखा गया है। ये कितने नए आयाम खोलेगा शिक्षा के क्षेत्र में? मेरे ख्याल से देखिए, जो समय है आज का जो डिजिटल का है, कुछ अगर मैं पुराने सीएम की बात करूं कमलनाथ जी, वो भी हमेशा बार बार जोर करते थे कि हमें कहीं ना कहीं डिजिटल बनाना है अपने आप को। भले मोदी जी की बात करें, शिवराज जी की बात करें, हर कोई ये बोल रहा है कि डिजिटल का युग है, डिजिटल का समय है, तो हमें क्यों ना डिजिटल होना चाहिए। दूसरी चीज अगर हम कोरोना की बात करें तो कोरोना में भी आप देखिए, कोरोना में अब बच्चा घर पर बैठा है, घर पर बैठ के पढ़ा रहा है। अभी भी मुझे लगता है कि प्राइवेट स्कूल जो है उन्होंने डिजिटल को पूरी तरह से अपना लिया है क्योंकि वो शहरी क्षेत्रों में है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखें तो 90% जो स्कूल है वो सरकारी है। सरकारी स्कूल में सरकारी शिक्षकों के द्वारा डिजिटल अपनाना मेरे ख्याल से बहुत बड़ी चुनौती होगा सरकार के लिए भी, उन शिक्षकों के लिए भी और मेरे ख्याल से उनके बच्चों के लिए भी। लेकिन अगर सरकार 47% जो प्रदेश के बच्चे हैं वो निजी स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन 53% हैं जो सरकारी स्कूलों से अभी भी जुड़े हुए हैं। इनके लिए खाका एक तैयार किया जाए जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इनके लिए वाकई में कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा और मुझे लग रहा है कि सरकार जो भी सोच रही है अच्छा सोच रही है। लेकिन चिंता की बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है। वो बच्चा जिसके पास अभी कोरोना के टाइम पे खाने के लिए पैसे नहीं है, उसके परिवार के पास, अभिभावकों के पास, कहाँ से वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी लाएंगे, कहाँ से डिजिटल क्लासेस लगाएंगे। अगर स्कूलों में बुलाया जाता है तो भी समस्या है, अगर घरों में बैठ के पढ़ाया जाता है तो जिनके पास बेचारों के पास दाल चावल की व्यवस्था नहीं है, जिसको सरकार राशन प्रोवाइड कर रही है, वो डिजिटल के लिए इंटरनेट कहाँ से लाएगा। शहरी क्षेत्र में तो सब संभव है लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आपने बताया 50% से ज्यादा लोग सरकारी विद्यालयों को अभी भी चुन रहे हैं। वो लोग कैसे भूमिका अपनी तय करेंगे, ये बड़ा ही सोचने का विषय है। अभी भी जैसे कि आदेश आया है कि 7 अक्टूबर के आसपास से डिजिटल क्लासेस चालू होंगी। डिजिटल क्लासेस हमारे देश का युग है, लेकिन मैं खुद एक शिक्षक हूँ, लेकिन आज भी मुझे ऐसा लगता है कि 70% जनता जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों की है। हम कितना भी बोलें कि डिजिटल भारत बन रहा है, मेक इन इंडिया बन रहा है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्रों का बच्चा है उसको अभी थोड़ी सी समस्या लग रही है कि वो डिजिटल होने में उसको टाइम लगेगा। लेकिन कहते हैं ना कि आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो सुधारना है और कोरोना ने कम से कम हमें ये चीज अच्छी दे दी है कि हम डिजिटल की तरफ जा रहे हैं और डिजिटल युग को अपनाने की हम कोशिश करेंगे। आनंद जी, इसके अलावा शिक्षा को एक सीक्रेट मिशन माना जाए, न कि बिजनेस एंटरप्राइज माना जाए, ये कितना बड़ा एक पहलू हो सकता है? खासतौर पर सरकार की जिम्मेदारी तो है, सरकार से सवाल भी होनी चाहिए, सरकार कोशिश कर रही है जहाँ लूपहोल्स में वहाँ हम सवाल करें, लेकिन जो आम जनता की भागीदारी है, आम टीचर्स की भागीदारी है, ये कितनी अहम है? खास करके ऐसे वक्त में जब शिक्षा को कारोबार से सीधे जोड़ दिया जाता है। जो 47% बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं, आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना काल में भी दबाव बनाया जाता है, लगातार फीस वसूली का पर्सपेक्टिव हो या फिर जो इसे एक बिजनेस एंटरप्राइज के रूप में समझा जाता है। मैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, मैं भी कहीं ना कहीं व्यावसायिक शिक्षा में ही हूँ, मैं भी शिक्षा का व्यवसायीकरण का एक पार्ट हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आज अपने जो शिक्षा का क्षेत्र है उस पर, मैं अपने व्यवसाय पर, मैं अपने स्कूल पर, कॉलेज पर, कोचिंग पर, मैं उससे काफी आगे हट के बताना चाहूंगा। हो सकता है मेरे साथी लोग मुझसे आज नाराज हो कि इंडिया न्यूज पर तुमने क्या बोल दिया, लेकिन मैं जो मेरा दिल बोल रहा है आज मैं वो बोलना चाहूंगा। मैं ये बताना चाहूंगा कि आज से अगर 10, 15, 20 साल पहले जाए तो शिक्षा और चिकित्सा
ये बहुत बड़ी सेवा का काम होते थे, इसको सर्विस बोलते थे। लेकिन बताते हुए बुरा लग रहा है कि आज यही शिक्षा और चिकित्सा बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गए हैं। इस बारे में हमें सोचना चाहिए, खासतौर से प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वालों को, हम जैसे लोगों को, स्कूल वालों को, कॉलेज वालों को, कि शिक्षा को आज भी हर लोगों तक सुगम बनाना चाहिए। सरकार तो अपने सरकारी स्कूलों में फ्री शिक्षा दे रही है, लेकिन आज भी अगर अच्छी शिक्षा कोई चाहता है तो वो प्राइवेट की तरफ जाता है। बड़ी विडंबना है हमारे मध्य प्रदेश की या देश की कि आज हमारा बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन वो बच्चा जब बड़ा होता है तो सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए बेचारा लाइन लगाता है। ऐसा क्यों? जो चीज़ सरकारी कॉलेज में मिल रही है, अगर वही चीज़ सरकारी विद्यालय में मिल जाएगी तो हमारा बच्चा कहीं भटकेगा नहीं, उसको निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, जैसे अमेरिका या दूसरी कंट्रीज में होती है। अब मैं उन कॉलेज वाले, इंस्टीट्यूट वालों को बोलना चाहूँगा कि कोरोना ने सबकी कमर तोड़ दी है। 10 करोड़ लोगों की रोजगार चला गया है। बहुत सारे लोगों को अगर सैलरी मिल रही है, खादी मिल रही है, प्राइवेट जॉब के आते पते नहीं है, धंधे बहुत कम हो गए हैं। ऐसे घड़ी में अगर हम उसको प्रेशराइज करें, क्योंकि अपने लिए सबसे प्रेशियस अगर कोई है तो अपना बच्चा है और उसकी शिक्षा है, उसी की शिक्षा के लिए हम उसको प्रेशराइज करके उससे मनमानी फीस वसूलते हैं। जो केवल ट्यूशन फीस के अलावा जो फीसें ली जा रही हैं, उसके लिए भी अगर पेरेंट्स को प्रेशराइज किया जा रहा है। मैंने खुद अपने सामने जिस शहर में मैं रहता हूँ, मैंने 2 आत्महत्या देखी है जो पैसों के कारण आत्महत्या करी है। कहीं ना कहीं वो बच्चे को शिक्षा नहीं दे पा रहा होगा, अपना भरण पोषण नहीं कर पा रहा होगा, उस कारण उसने आत्महत्या की। तो मैं उन सभी शिक्षकों से आपके इंडिया न्यूज के मंच से निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी फीस को या तो फ्री करें, अगर फ्री नहीं कर पा रहे हैं तो केवल ट्यूशन फीस लें और वो भी नाम मात्र की लें, ताकि बच्चों पर भी लोड नहीं आए। और जिस दिन से स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे उस दिन से आप जैसी फीस पहले लेते थे वैसी लेनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा, हमारा आने वाला जो भविष्य है वो भी शिक्षित होगा। बिल्कुल जी, दाद देता हूँ मैं आपकी भी कि इस तरह से आप जिस चीज़ से जुड़े हैं उसी को लेकर आपने सवाल खड़ा किया, और उम्मीद करते हैं कि आपकी ये बात उन लोगों तक भी पहुंचेगी जो शिक्षा को कारोबार बनाने पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं, बजाय कि एक मिशन के रूप में इसे समझा जाए। लेकिन आनंद जी, इस पर भी चर्चा लाजमी है, क्योंकि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे प्रदेश में हो या देश में हो, एजुकेशन का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत करने की जरूरत है। एक तरफ हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, लेकिन उसी तरफ हमारे प्रदेश में 17,000 स्कूल ऐसे हैं जो जर्जर पड़े हैं, हजारों स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ एक टीचर हैं, हजारों टीचर्स की अभी जरूरत है प्रदेश में। इसको लेकर कितने कदम उठाए जाने चाहिए और कितने सख्त कदम भी यहाँ पर जरूरी है? सर, शिक्षा नीति में बदलाव हो गया। पहला कदम तो मेरे ख्याल से केंद्र सरकार ने उठा लिया और राज्य सरकार की एक अधिनियम लाके दूसरा कदम उठा रही है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि शिक्षा में बदलाव बहुत जरूरी था। दूसरी चीज, अभी भी हम कहेंगे शासकीय स्कूल बहुत ज्यादा संख्या में थे। 17,000 आपके चैनल के माध्यम से मालूम चला कि 17,000 जो स्कूल है वो जर्जर अवस्था में है, और आज नहीं तो कल हो सकता है वो बंद हो जाए। मैं ये नहीं बोल रहा कि स्कूलों का फैलावड़ा बहुत ज्यादा कर दीजिए, बहुत बड़े लेवल पे कीजिए, भले ही आप कम लगाइए स्कूल, लेकिन प्रॉपर कक्षाएं लगे, प्रॉपर बच्चों को सुविधाएं मिले, कंप्यूटर लैब मिलना चाहिए, प्ले ग्राउंड मिलना चाहिए। आज ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ प्ले ग्राउंड नाम का रह गया है, वहाँ घास उग गई है, जंगल बन गया, प्ले ग्राउंड तो बचा नहीं है। सरकार को इस और प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि ये सच्चाई है कि शिक्षित व्यक्ति ही स्वच्छ समाज की स्थापना कर सकता है। जब वो शिक्षित होगा ही नहीं, स्वच्छ समाज कहाँ से बनेगा? चोरियां बढ़ेंगी, डकैतियां बढ़ेंगी, लूटपाट बढ़ेगी, ये सारी चीजें कौन करेगा? युवा करेंगे। जब उसको रोजगार नहीं मिलेगा वो युवा करेगा, वो बच्चा करेगा जिसको खाने को नहीं मिलेगा, पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए। अब मैं मध्य प्रदेश का नागरिक होने के नाते मैं खुद अपने ट्रैक से हट के बात कर रहा हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे शिवराज जी जो मुखिया है हमारे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन तो ना हम दूसरे राज्यों से सीखें। मैं दिल्ली को इस मामले में बहुत अव्वल दर्जे का मानूंगा। यहाँ पर सरकारी स्कूल की हालत बड़ी जर्जर थी। दिल्ली में आज सरकारी स्कूल जो है किसी भी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि सरकारी स्कूलों में अटेंडेंस मशीन से अटेंडेंस ली जा रही है स्टाफ की, फैकल्टीज की। आपने कभी नहीं सुना होगा कि बच्चों की पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो रही है, वो भी सरकारी स्कूलों में। ये सारी चीजें जो प्राइवेट स्कूलों में होती थी, ये दिल्ली सरकार ने करके दिखाया है। तो हम किसी को बड़ा या छोटा नहीं बोल के, अगर दिल्ली सरकार ने कुछ अच्छा काम किया है तो मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में एप्लीकेबल करते हैं, तो मेरे ख्याल से बुराई क्या है? हर किसी की अच्छाई अगर हम लेंगे तो मेरे ख्याल से हमारा प्रदेश सुखद बनेगा। तो ये जो चीजें हैं कि कहीं ना कहीं शिक्षकों पर एक हो जाना चाहिए। शिक्षकों को ये मालूम होना चाहिए कि हमें बच्चे को क्या पढ़ाना है, कितने पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है। दूसरी चीज, यहाँ पर मैं उनको दोस्त तो दे रहा हूँ कि उनको बच्चों की पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी बुलानी है, उनको डिजिटल क्लासेस भी देनी है, कैमराज भी लगाने हैं, अटेंडेंस भी लेनी है, बच्चों की पेरेंट्स टीचर मीटिंग करनी है। लेकिन कभी शिक्षकों को हम पूछते हैं कि भाई शिक्षक तुम्हें क्या चाहिए? आज हमारे प्रदेश का शिक्षक 4,500 रुपये, 5,000 रुपये में उस गांव में बैठ के, उस शहर में बैठ के स्कूल में क्या आपको लगता है कि वो शिक्षा दे पाएगा? मैं एक बार शिवराज सिंह चौहान जी को सुन रहा था, तो शिवराज सिंह चौहान जी ने एक अपने भाषण में बोला कि मैं स्कूल में गया
और वहाँ पर सिखा रहे थे कि भाई गंगा कहाँ से निकलती है, तो उन्होंने बोला कि गंगा अमरकंटक से निकलती है। शिवराज जी ने शिक्षक को बोला गंगा अमरकंटक से थोड़ी निकलती है, तो उसने बोला कि हमें मालूम है कि गंगा जो है वो गंगोत्री से निकलती है, लेकिन जितने पैसे आप देते हैं उसमें तो अमरकंटक से हम निकाल पाएंगे, गंगोत्री तक शायद पहुँच नहीं पाएंगे। तो ये भी एक विषय है कि उस शिक्षक की आप यथार्थ सुनिए, उस शिक्षक की आप उसके अंदर की आत्मा जो है वो सुनिए। आज हमारे शिक्षक जिसको देश का भविष्य गढ़ना है, वो शिक्षक सड़कों पर बैठे हैं, अपने लिए आंदोलन कर रहे हैं, वो शिक्षक सर मुंडवा रहे हैं, वो शिक्षक रोडों पर घंटों बैठे हैं मुख्यमंत्री की आस में कि हमें नियमित कर दीजिए, हमें तनख्वाह दे दीजिए। क्योंकि अंदर से अगर शिक्षक खुश नहीं होगा तो अपनी नौकरी का भरोसा नहीं होगा, तो उस भरोसे में क्या आपको लगता है कि वो शिक्षा अच्छे से दे पाएगा? उनका नियमितीकरण कीजिए, उनको परफेक्ट सैलरी दीजिए ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। तो खाली पेट तो कहते कि भगवान का भी भजन नहीं होता, जब उसका पेट भरा हुआ होगा तो वो 100% उन बच्चों को अच्छी शिक्षा देगा। वही बच्चा जब बड़ा होगा अच्छा उसको रोजगार मिलेगा, अच्छा बिजनेस मिलेगा, और ये सारी चीजें अगर होंगी तभी तो हमारा मध्य प्रदेश तरक्की कर पाएगा। स्टूडेंट टीचर रेशियो है वो मध्य प्रदेश में अभी भी थोड़ा सा दिक्कत वाला पहलू है। दिल्ली जैसे राज्यों जिसका जिक्र आपने किया वहां पर ये रेशियो बहुत ज्यादा बेहतर है। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत 30 छात्रों पर एक टीचर की बात कही गई है, लेकिन प्रदेश में फिलहाल 50,000 से ज्यादा शिक्षकों की कमी भी है। इस वजह से भी जिस पर्सपेक्टिव का आपने जिक्र किया कि टीचर्स की भर्ती हो और उनको सहूलियतें दी जाए, ये बेहद ज्यादा जरूरी है। लेकिन क्या इस पर राजनीति ज्यादा हावी है? सर बिल्कुल, आपने अभी बात की राजनीति की और दूसरी शिक्षकों की बात की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश में शिक्षा से पहले 2012 में हुई थी। 2012 के बाद 2018 में भर्ती निकली, और 2018 में भी भर्ती तब निकली जब विधानसभा चुनाव होने वाले थे, क्योंकि 7 साल तक हमने भर्ती नहीं की, और वो भर्ती आज तक नहीं हुई है। क्योंकि 2012 से 2020 तक आज भी कोई नया शिक्षक भर्ती नहीं हुआ है। 2012 में जो टेक्नोलॉजी थी आज 2020 में नई टेक्नोलॉजी आ गई है। आप डिजिटल टेक्नोलॉजी उन शिक्षकों से आप उम्मीद करते हैं जो 2012 के पहले के हैं, जो नई जनरेशन है जो 2012 से 2020 की है, जो टेक्निकल में साउंड है, उनमें से एक भी आनंद जी रोकना चाहूंगा मैं आपको। और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहन यादव जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जी नमस्कार, धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। मोहन यादव जी, आज नई शिक्षा नीति को भी लागू कर दिया गया है। एक कदम हम प्रदेश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा के मामले में मध्य प्रदेश अभी भी 23वें नंबर पर है। इसे बदलने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं और आने वाले भविष्य में हम कितने सख्त कदम देखेंगे सर? देखिए, हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि शिक्षा नीति में मध्य प्रदेश का स्तर बढ़े। नई शिक्षा नीति हम लागू कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि वर्तमान के कोरोना जैसे कठिन काल के बावजूद भी हमने पिछले 5 अगस्त से ही हमारे नए एडमिशन की प्रोसेस पूरी चालू कर दी। हम अपना एकमात्र प्रदेश है जो देश भर में से सबसे पहले जो यूजीसी की गाइडलाइन इस हिसाब से एग्जाम कराने के लिए हमने अपना शेड्यूल जारी कर दिया है, और फाइनल और यूजी की परीक्षा का बाकायदा कार्यक्रम डिक्लेयर करके सितंबर से एग्जाम स्टार्ट कर दी। हमारे अपनी पॉलिसी को 13 राज्य फॉलो कर रहा है। ये हमारे लिए अपनी गर्व की बात है कि हमने जिस बात को कहा सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको मान्यता दी, यूजीसी ने भी माना, और इस आधार पर हमने अपना सितंबर अक्टूबर का पूरा कार्यक्रम डिक्लेयर कर दिया और हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। मोहन जी, इसके अलावा जो स्टूडेंट और प्रोफेसर का रेशियो है, टीचर्स का रेशियो है, इसे और ज्यादा बेहतर करने की कोशिशें हम कब तक देखेंगे सर? देखिए, हमने अभी इसी साल पीएससी से पुराने समय में सिलेक्ट हुए लोग हैं जिनको अपॉइंटमेंट देना था, लगभग अब 2700 के आसपास लोगों को हमने अपनी पोस्टिंग दी है। इसके अलावा वर्तमान में चूंकि कुछ कोर्ट प्रकरण संख्या में हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन फिर भी 5% नए भर्ती के लिए दोबारा मैंने ऑर्डर किए हैं, तो पीएससी के माध्यम से लगभग 350 लोग इस पीएससी में वो पद के लिए जा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे यहाँ 10,000 पदों में से लगभग 6,000 से ऊपर लोग परमानेंट है, बचे हुए जो 4,000 लोग हैं उनको भी हम अतिशीघ्र भरने के लिए तत्पर। आनंद जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए। मोहन जी शिक्षाविद हैं। आनंद जी, हायर एजुकेशन के मामले में मध्य प्रदेश की स्थिति थोड़ी सी ज्यादा बेहतर दिखती है। आईटी इंदौर भी टॉप 10 में हमेशा रहता ही है, और ऑक्सफोर्ड की तरफ से जो कल रैंकिंग्स जारी की गई हैं उसमें भी आईटी इंदौर की रैंकिंग ठीक है, बेहतर है, ऐसे कहा जा सकता है। हायर एजुकेशन के मामले में क्या उम्मीदें आपको हैं? बिल्कुल, हायर एजुकेशन के मामले में थोड़ी देर पहले जब मोहन जी नहीं जुड़े थे तब भी मैंने यही चीज बताई थी कि आज सरकारी विद्यालयों में कोई प्रवेश लेना नहीं चाहता, लेकिन जैसे बात सरकारी कॉलेज की होती है, टेक्निकल एजुकेशन की होती है, हायर एजुकेशन की होती है, तो बच्चा विश्वास करता है हमारे मध्य प्रदेश में। और 13 राज्य अगर हमारे मध्य प्रदेश का अनुसरण कर रहे हैं तो काफी बढ़िया है। मैं मोहन यादव जी को बधाई देना चाहूंगा
लेकिन एक चीज ध्यान में केंद्रित करना चाहूंगा, पिछले प्रश्न में भी एक बात आई कि 2012 से 2020 तक आज तक शिक्षकों के लिए भर्ती नहीं हुई। अभी मोहन यादव जी भी बोल रहे हैं हमने ये पद निकाले। मोहन यादव जी को मैं ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा माननीय मंत्री जी को कि पद निकालना बड़ी बात नहीं है, पद निकालने के बाद परीक्षा का रिजल्ट देना और रिजल्ट के बाद उनको ज्वाइनिंग देना। 2018 की बात मैं बता रहा हूँ, 2018 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लगभग 20,000 पद जो है शिक्षकों के आए, वर्ग 1 और वर्ग 2 के। आज तक उन लोगों को ज्वाइनिंग नहीं मिली। इसके बाद इस पर मोहन यादव जी से जवाब ले लेते हैं। सर, इसको लेकर भी इस बात पक्षधर रहे हैं कि रिसर्च को हमेशा से बढ़ावा दिया जाए, रिसर्च के साथ स्किल डेवलपमेंट पर खासा फोकस रहे, ट्रेनिंग पर फोकस रखा जाए। इसको लेकर हम आने वाले वक्त में क्या फैसले देखेंगे सर आपकी विभाग की तरफ से? मैंने कहा पूर्व में भी कि हमारे पास में हायर एजुकेशन में कुल पद की संख्या मैंने बताई है, उसमें भी लगभग अभी हमने उस संबंध में जो रिसर्च की बात कही है, तो रिसर्च के लिए हमने सभी संस्थानों को पर्टिकुलर खास करके अपनी ग्रेडेशन की दृष्टि से भी इसकी आवश्यकता है। वर्तमान की शिक्षा नीति में भी इससे बहुत जोर दिया गया है। एक सेल बना दिया है कि हम एजुकेशन के मामले में नेक का जो दौरा यूनिवर्सिटी के लिए और कॉलेज के लिए होने वाला है, तो इसमें रिसर्च के लिए सबसे ज्यादा गुंजाइश दी है कि हम अपने काम का रिसर्च भी कराएंगे और साथ साथ उसमें बाकी की जो परिसर के लिए चाहिए वो सब कुछ उपलब्ध कराया जाए और उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो भविष्य बैंक और उषा को जोड़ करके हमने वो सब प्रकार की व्यवस्था लेकर के बिल्डिंग बनाने से लेकर सारी चीजें उपलब्ध कराने का प्रयास किया है, जिसके माध्यम से हमारे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय का स्तर ऊंचा हो जाए। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको मोहन यादव जी और बहुत शुक्रिया आनंद सबदारी जी, आपका भी